नमस्कार, हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ हितेंद्र। बुलेटिन का आगाज एक बड़ी और अहम खबर के साथ करेंगे क्योंकि विभागों का बंटवारा मोदी कैबिनेट में हो गया है। ये बड़ी खबर आपको बता दें, अमित शाह को गृह मंत्रालय मिला है और सहकारिता मंत्रालय की जिम्मेदारी जो पिछली बार थी वैसी ही जिम्मेदारी इस बार फिर से राजनाथ सिंह को फिर से रक्षा मंत्री बनाया गया है। नितिन गडकरी को एक बार फिर से सड़क परिवहन मंत्रालय की जिम्मेदारी सौंपी गई है। हर्ष मल्होत्रा और अजय टम्टा को परिवहन राज्य मंत्री बनाया गया है। इनके साथ में सहयोगी के रूप में एस जयशंकर को फिर से विदेश मंत्रालय की जिम्मेदारी दी गई। अश्विनी वैष्णव को रेल मंत्रालय की जिम्मेदारी एक बार फिर से सौंपी गई है, यानी कि रिपीट किए गए इनके भी मंत्रालय। शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और इस बार लोकसभा चुनाव लड़ा। आप कृषि मंत्रालय की जिम्मेदारी उन्हें मोदी कैबिनेट में दी गई है। शिवराज सिंह चौहान को पंचायती राज की भी जिम्मेदारी दी गई है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, तमाम जो मंत्री मोदी कैबिनेट के उनको उनकी जिम्मेदारियां सौंप दी गई हैं, जिम्मेदारी दे दी गई है, विभाग बांट दिए गए हैं। ये बड़ी खबर। और ज्यादातर विभाग जो पुराने मंत्री और जो बड़े विभाग जिन मंत्रियों के पास थे, जो पुराने कैबिनेट के सदस्य रहे हैं, चाहे राजनाथ सिंह की बात हो, अमित शाह की बात हो, नितिन गडकरी की बात हो, निर्मला सीतारमण, अश्विनी वैष्णव और एस जयशंकर, ये पुराने बड़े चेहरे हैं जो मोदी कैबिनेट में थे। उनको उनके विभाग जो हैं वो रिपीट किए गए हैं। और केंद्र में मनोहर लाल को 2 मंत्रालय मिले हैं। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल करनाल से लोकसभा चुनाव लड़ा, संसद पहुंचे और अब मोदी कैबिनेट में जगह केंद्रीय मंत्रालय 2 मंत्रालय उन्हें मिले हैं। मनोहर लाल को ऊर्जा मंत्रालय और हाउसिंग एवं अर्बन अफेयर्स की जिम्मेदारी दी गई है। श्रीपद यशो नाइक को ऊर्जा राज्य मंत्री की जिम्मेदारी दी गई है इनके साथ में। और राव इंद्रजीत को सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय की जिम्मेदारी दी गई है। स्वतंत्र प्रभार इनके पास है मंत्रालय का। राव इंद्रजीत को मिनिस्ट्री ऑफ प्लानिंग का भी स्वतंत्र प्रभार दिया गया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल का कद बढ़ाया गया है। केंद्रीय कैबिनेट में जगह, 2 अहम मंत्रालयों की जिम्मेदारी इन्हें दी गई है। अपने आप में बड़ी बात है क्योंकि हरियाणा से 3 मंत्री और तीनों में से एक की अगर बात करें तो एक को ये महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी गई है। अपराजिता श्री हमारी संवाददाता हमारे साथ जुड़ गई हैं अधिक जानकारी के साथ। अपराजिता, क्या कुछ ज्यादा जानकारी? विभागों का बंटवारा हो गया मोदी कैबिनेट के लिए। जी बिल्कुल हितेंद्र, अहम जिम्मेदारियां सौंपी गई है सभी को। कल ओथ लिया गया था, आज सभी को पोर्टफोलियोज दे दिया गया है। सबसे पहले अगर मैं बात करती हूं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंसेस एंड पेंशंस विभाग दिया गया है। साथ ही डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस, ऑल इंपॉर्टेंट पॉलिसी इश्यूज, साथ में जो भी पोर्टफोलियोज किसी मिनिस्टर को नहीं अलॉट किए गए हैं वो भी उनके अंतर्गत आएगी। साथ में बात की जाए राजनाथ सिंह की, उन्हें वापस से रक्षा मंत्री बनाया गया है। गृह मंत्री अमित उन्हें वापस से होम अफेयर्स दिया गया है। मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेशन दी गई है। नितिन गडकरी को मिनिस्टर ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज दिया गया है। जगत प्रकाश नड्डा को हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, साथ ही मिनिस्टर ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स भी दिए गए हैं। शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, उन्हें मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर, साथ ही मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट भी दिया गया है। साथ ही निर्मला सीतारमण को वापस से रिपीट किया गया है, मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस, साथ ही मिनिस्टर ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स भी दिए गए हैं। डॉक्टर एस जयशंकर की बात की जाए तो उनकी रिपीट की गई है, वापस से मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स उन्हें बनाया गया है। मनोहर लाल की मैं बात करती हूं तो अहम जिम्मेदारी उन्हें दी गई है। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री को अहम जिम्मेदारी दी गई है, 2 मिनिस्ट्री उन्हें दी गई है। मिनिस्टर ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स दिया गया है, साथ ही मिनिस्टर ऑफ पावर भी दिया गया है। देखिए अगर साथ ही देखिए अगर हम मनोहर लाल की बात करते हैं तो उन्हें अहम जिम्मेदारी दी गई, क्योंकि देखिए कयास भी लगाए जा रहे थे कि काफी अहम जिम्मेदारी इन्हें दी जाएगी। जब से उन्होंने रिजाइन किया था सीएम पद से, तब से ही कयास लगाए जा रहे थे कि दिल्ली में उन्हें अहम जिम्मेदारी दी जाएगी। कैंपेनिंग के समय भी कहा जा रहा था, चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो जाए या गृह मंत्री अमित शाह हो जाए, लगातार सभी के द्वारा कहा जा रहा था कि उन्हें अहम जिम्मेदारी दी जाएगी। और बिल्कुल उन्हें 2 मिनिस्ट्रीज दी गई है, हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स दिया गया है, साथ ही मिनिस्टर ऑफ पावर भी उन्हें यह जिम्मेदारी दी गई है। साथ
साथ ही बात की जाए जेडीएस की, एचडी कुमारस्वामी की, तो मिनिस्ट्री ऑफ हेवी इंडस्ट्रीज, साथ ही मिनिस्टर ऑफ स्टील भी उन्हें दी गई है। साथ ही पीयूष गोयल की अगर हम बात करते हैं तो मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री दी गई है उन्हें। धर्मेंद्र प्रधान मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन, साथ ही जितेंद्र राम मांझी की बात करते हैं हम, जिन्हें केवल एक सीट पर लोकसभा चुनाव लड़ा था बिहार से और जीते भी थे, उन्हें मिनिस्टर ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस मिलता है। देखिए जितेंद्र राम मांझी खुद में मजेदार चीजें हो जाती है, केवल एक सीट है उन्हें उनके पास है, मतलब एनडीए में केवल एक सीट का भागीदारी है, उन्हें सीधा कैबिनेट में मिनिस्ट्री बनाई जाती है। खुद में अहम चीज उनका जो पद है वो कद के हिसाब से उनको मिला है। मैं आऊंगा आपके पास अपराजिता एक बार फिर से, और भी तमाम जानकारी आपसे लेंगे, क्योंकि ऐसे कई पूर्व मुख्यमंत्री अलग अलग राज्यों के जिनको कैबिनेट मंत्री बनाया गया और महत्वपूर्ण विभाग उन्हें सौंपे गए हैं। लेकिन अमित तिवारी भी हमारे साथ लगातार बने हुए हमारे पॉलिटिकल एडिटर। अमित, हरियाणा के लिहाज से अगर बात की जाए तो कई नेता ऐसे हैं जिनको महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां दी गई हैं, जिनमें से एक है हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल। जब से इनका रिजाइन हुआ हरियाणा के मुख्यमंत्री पद से, उसके बाद से ही अटकलें थी, कयास थे, लेकिन अब सब कुछ स्थिति स्पष्ट हो चुकी है। इनको जो महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां दी गई हैं और इनके साथ साथ जो हरियाणा के दो और राज्य मंत्री हैं, एक राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार और एक राज्य मंत्री, उनको क्या कुछ महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां इस कैबिनेट में, मोदी कैबिनेट में मिली? देखिए हितेंद्र, सबसे महत्वपूर्ण है कि हरियाणा की झोली इस बार पूरी तरह से भरी हुई है और केंद्रीय कैबिनेट के लिहाज से तो इस बार जो हरियाणा को मिला है वो संभवतः पहले कभी ऐसा अवसर नहीं आया होगा। क्योंकि देखिए पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल जैसे ही उन्होंने मार्च में गद्दी छोड़ी थी, 11 मार्च को उनका इस्तीफा हुआ, उसके बाद सत्ता परिवर्तन हुआ और नायब सिंह सैनी मुख्यमंत्री के रूप में सामने आए और पूरी सरकार का स्वरूप बदल गया। तो ऐसे में उस समय ही लग रहा था कि उन्हें कोई केंद्र में या तो संगठनात्मक तौर पर उनका जो अनुभव है उसको देखते हुए उन्हें संगठन में ले जाया जाएगा या फिर उन्हें कोई केंद्र में महत्वपूर्ण जिम्मेवारी दी जाएगी। फिर करनाल जब सीट से उनके उम्मीदवारी का ऐलान हुआ और उसके बाद उन्होंने भारी मतों से चुनाव जीता, उसके बाद उन्हें केंद्र में ले जाया गया और कैबिनेट मंत्री के रूप में देखिए उन्हें अभी भी शहरी और आवास मंत्रालय की एक महत्वपूर्ण जिम्मेवारी, साथ साथ ऊर्जा मंत्री के रूप में देखिए ऊर्जा सेक्टर के में काम करने की बेहद जरूरत है। और इस बात को जब मुख्यमंत्री के पद पर कोई आदमी रहता है, कोई शख्स रहता है, कोई नेता रहता है, तो उसे एक तरह से सभी महकमों की बराबर जानकारी रहती है। क्योंकि भले ही वे मंत्रालय किसी मंत्री के जिम्मे सौंप दिए जाएं, लेकिन मुख्यमंत्री जो मुख्य कर्ता धर्ता होता है उसका दखल जो है वो सभी महकमों में रहता है। तो ऐसे में निश्चित रूप से मनोहर लाल देखिए सूझवान वाले नेता है। भले ही वे जब 2014 में जब चुनकर आए थे और आते ही वे विधायक बने और मैं तो उनको किस्मत का धनी मानता हूं कि देखिए विधायक बने, पहली बार मुख्यमंत्री बन गए, 2019 में भी विधायक बने, फिर मुख्यमंत्री बन गए और अब पहली बार जब वे सांसद चुन के गए करनाल से, उन्हें केंद्रीय कैबिनेट में भी जगह मिल गई और कैबिनेट मंत्री का पद मिल गया। तो किस्मत के साथ साथ जो उन्होंने देखिए 2014 में उन्हें अनुभव वाला नेता नहीं मानते थे कि प्रशासनिक तौर पर उन्हें अनुभव नहीं है, अब उन्हें अनुभव भी हो गया लंबे समय तक, 9.5 साल का, और अब उन्हें पावर मिनिस्ट्री मिली है और साथ साथ देखिए अर्बन और जो आवास मंत्रालय भी उन्हें मिला है। तो ऐसे में एक बड़ी जो एक महत्वपूर्ण जिम्मेवारी उन्हें मिली है। और अगर दूसरे मंत्रियों की बात करें तो देखिए स्वतंत्र प्रभार के रूप में जो राव इंद्रजीत हैं, उनके पास पहले भी सांख्यिकी मंत्रालय था स्वतंत्र प्रभार के रूप में, इस बार भी वो उनके पास है। और साथ साथ योजना विभाग का एक महत्वपूर्ण जो विभाग जिसका स्वतंत्र प्रभार का जिम्मेवार उनके पास रहेगा, और साथ साथ संस्कृति और पर्यटन मंत्रालय उसकी भी जो है उन्हें जिम्मेवारी मिली है और साथ साथ वे उसमें भी कार्य करने का उन्हें बड़ा मौका मिलेगा। और कृष्णपाल गुर्जर की देखिए बात करें तो फरीदाबाद से लगातार सांसद चुनते आए और 2014 से ही जो मोदी सरकार में शामिल रहे हैं बतौर राज्य मंत्री। इस बार उन्हें अमित शाह के साथ सहकारिता मंत्री हैं, रहे वो पहले भी, और इस बार भी उन्हें अमित शाह सहकारिता मंत्री हैं। गृह मंत्रालय के साथ साथ सहकारिता मंत्रालय भी उनके पास है, उनका राज्य मंत्री के रूप में उनके साथ कार्य करने का पहले भी अनुभव है और इस बार फिर उन्हें जोड़ा गया है। तो एक हरियाणा के लिहाज से मैं बात करूं तो केंद्रीय कैबिनेट में देखिए हरियाणा छोटा राज्य है, लेकिन चुनावी अगर हिसाब से देखें तो इस बार उन्हें विधानसभा चुनाव में जाना है हरियाणा को, उस लिहाज से भी देखें और नेताओं के कद के हिसाब से भी देखें तो यहाँ 3 जो पद मिले हैं केंद्रीय कैबिनेट में, वो एक महत्वपूर्ण बात है। और एक हरियाणा के लिहाज से छोटे राज्य होने के बाद और 5 देखिए लोकसभा में सदस्य चुन के गए हैं, बावजूद इसके 3 को पद मिल जाना अपने आप में बड़ी बात है और हरियाणा के लिए महत्वपूर्ण इसलिए भी है। जी हितेंद्र।
हाँ बिल्कुल, हरियाणा के लिए काफी महत्वपूर्ण ये जो कदम है वो रहने वाला है। अपराजिता भी हमारे साथ लगातार बनी हुई है। अपराजिता, पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल के अलावा और भी कई राज्यों के अलग अलग राज्यों से जो पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं वो भी इस कैबिनेट में शामिल हैं। उनको कौन कौन से विभाग जो है वो दिए गए हैं, कौन कौन से मंत्रालय की जिम्मेदारी दी गई है? जी बिल्कुल हितेंद्र, अगर बात की जाए विभागों की, पूर्व मुख्यमंत्रियों के विभागों की बात की जाए तो सबसे पहले अगर मुख्यमंत्री मनोहर लाल की हम बात करते हैं, पूर्व मुख्यमंत्री, उनके अलावा शिवराज सिंह चौहान जो सबसे लंबे समय तक मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बने रहे, उन्हें मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर और फार्मर्स वेलफेयर की जिम्मेदारी दी गई है। साथ ही उन्हें मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट भी दिया गया है, क्योंकि देखिए ये दो एक ऐसे नाम थे जिनका इंतजार किया जा रहा था कि उन्हें जब जिम्मेदारी से हटाई गई है तो उन्हें क्या अहम जिम्मेदारी दी जाएगी। तो सबसे काफी उन्हें भी दो मिनिस्ट्री दी गई है। पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल के साथ इन्हें भी दो अहम जिम्मेदारी दी गई है। एग्रीकल्चर ऑफ फार्मर्स के साथ साथ रूरल डेवलपमेंट की भी इन्हें जिम्मेदारी दी गई है। साथ ही अगर हम सरबंदा सोनोवाल की हम बात करते हैं तो मिनिस्टर ऑफ पोर्ट्स, शिपिंग एंड वाटरवेज की भी इन्हें जिम्मेदारी दी गई है। तो इन्हें एक जिम्मेदारी दी गई है। वहीं और भी कई जो लीडर्स हैं उन्हें रिपीट किया गया है और कई का जो पहले पोर्टफोलियो था उन्हें बदला भी गया है। जैसे अगर हम बात करते हैं, जैसे चिराग पासवान की अगर हम बात करते हैं तो चिराग पासवान को फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज दी गई है। हालांकि अगर हम सूत्रों की बात करें तो कुछ और हालांकि उनसे डिमांड किए जा रहे थे, मगर उन्हें फिलहाल फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज दी गई है। साथ ही देखिए कुछ जैसे हम राव इंद्रजीत की, बिल्कुल मैं सुन रही थी, जैसे राव इंद्रजीत की बात करते हैं तो मिनिस्टर ऑफ स्टेट यानी MOS में उन्हें मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन मिली है। साथ ही उन्हें और भी जिम्मेदारी दी गई है, यानी मिनिस्ट्री ऑफ प्लानिंग की भी जिम्मेदारी दी गई है, जिसके साथ उन्हें मिनिस्टर ऑफ कल्चर की भी जिम्मेदारी दी गई है। बिल्कुल अपराजिता, आप बने रहिएगा हमारे साथ। अमित तिवारी लगातार बने हुए हैं। अमित, जिस तरह से आपने कहा कि हरियाणा की झोली इस बार पूरी तरह से भरी हुई नजर आ रही है। 5 सांसद भारतीय जनता पार्टी के हरियाणा की जनता ने जिता करके भेजे, उनमें से 3 को केंद्रीय मंत्री परिषद में जगह मिली है, जिनमें से एक कैबिनेट मंत्री भी हैं। तो ऐसे में क्या इसका असर, क्योंकि लगातार बात की जा रही है आगामी विधानसभा चुनाव की, तो विधानसभा चुनाव में क्या इसका कोई खास असर देखने को मिलेगा? देखिए, इसमें तो कोई दो राय है नहीं हितेंद्र। हालांकि विधानसभा के चुनाव जो है वो अलग मुद्दों को लेकर लड़े जाते हैं और जो भी वहां से, जब विधायक हरियाणा में 90 सीटें हैं तो वहां से स्थानीय मुद्दे भी जो है वो विधानसभा चुनाव में रहते हैं। लेकिन इस प्रकार की जब तवज्जो दी जाती है केंद्र की ओर से, तो निश्चित रूप से उनका प्रभाव जो है वो अपने आम कार्यकर्ता पर पड़ता है और उनकी भी एक ऊर्जा बढ़ती है, क्योंकि केंद्र से उन्हें एक बड़ी ताकत मिल चुकी होती है। और खासतौर पर देखिए, अगर मनोहर लाल की बात करें, वे 9.5 साल का उन्होंने अपना कार्यकाल पूरा किया और वो बीच में ही, हालांकि देखिए अभी 6 महीने थे, उसके बाद उन्हें केंद्र में ले जाया गया और एक रणनीति के लिहाज से ही उन्हें ले जाया गया होगा। और खासतौर पर करनाल से उन्हें एक भारी मतों से उन्हें जीत मिली। और उसके बाद GT रोड की बेल्ट की अगर बात करें, करनाल का एक बड़ा प्रभाव है। और मैं तो पहले भी चर्चा में आपके साथ ये बात कह चुका हूं कि इस बार जो है वो करनाल जो है हॉट सिटी नहीं है, वो हार्ड सिटी बना हुआ लगता है। कि देखिए, मुख्यमंत्री भी करनाल से हैं और केंद्रीय कैबिनेट मंत्री भी करनाल से हैं। तो इस पूरे बेल्ट में एक बड़ा प्रभाव जो है वो इन दोनों ही पदों का प्रमुख पद है। देखिए, मुख्यमंत्री का पद भी महत्वपूर्ण पद है और साथ साथ केंद्रीय कैबिनेट मंत्री का, और खासतौर पर जो मंत्रालय दिए गए हैं उनका सीधा असर शहरी और आवास के क्षेत्र में और साथ साथ ऊर्जा के क्षेत्र में पड़ता है। तो उनका महत्वपूर्ण भूमिका है। और गुरुग्राम से अहिरवाल के बड़े नेता राव इंद्रजीत, देखिए जो अहिरवाल में उनका जिस प्रकार का उनका एक दबदबा है, एक रुतबा है राव इंद्रजीत का, उसे कोई दरकिनार नहीं कर सकता, उसे कोई भुला नहीं सकता। उनका योगदान जो है अहिरवाल के क्षेत्र में, तो उनका एक पूरा प्रभाव जो है वो क्षेत्र में रहता है। और फरीदाबाद की बात करें, और देखिए एक और भी अगर जातिगत आधार पर ही बात करें, जातिगत तो देखिए हर क्षेत्र में रहती है, चाहे उम्मीदवारों के चयन की बात हो, चाहे कैबिनेट विस्तार की बात हो या टिकटों के ऐलान की बात हो, तो उसमें जातियां जरूर देखी जाती हैं। और उसी के लिहाज से बात करें तो देखिए मनोहर लाल पंजाबी वर्ग से हैं, पंजाबी वर्ग से मुख्यमंत्री थे और एक बड़ा चेहरा पंजाबी वोटों के लिहाज से उन्हें माना जाता है। तो उस हिसाब से भी मनोहर लाल को जिम्मेवारी मिली है और पंजाबी वर्ग यहाँ खुश होता हुआ दिखाई देता है। और दूसरी ओर अहिरवाल क्षेत्र के राव इंद्रजीत देखिए पिछड़ा वर्ग से आते हैं और साथ साथ ही कृष्णपाल गुर्जर भी पिछड़ा वर्ग से आते हैं। तो पिछड़ों को साधने की एक बड़ी रणनीति
गैर जाट और जाट की राजनीति वाले प्रदेश के रूप में कहा जाता है कि भारतीय जनता पार्टी इस प्रकार से जो है वो अपनी रणनीति बनाती है। और खासतौर पर इस दोनों ही वर्गों पर, और देखिए पिछड़ा वर्गों पर और पंजाबी वोटों पर पूरा फोकस रखा गया। और नायब सिंह सैनी खुद पिछड़ा वर्ग से आते हैं, उन्हें मुख्यमंत्री का दायित्व उनके पास, तो एक बड़ी जिम्मेवारी जो है देखिए पिछड़ा वर्गों के लिए और पंजाबी वर्ग के लिए, गैर जाट के लिए मिली हुई है। इस लिहाज से एक बड़ा महत्वपूर्ण जो कदम जो है वो उठाया गया। और निश्चित रूप से विधानसभा के जब चुनाव होंगे तो इसका असर तो कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा ही। जी बिल्कुल, अलग अलग राज्यों के हिसाब से बीजेपी अलग अलग रणनीति बनाती है, लेकिन हरियाणा के लिहाज से इस बार क्या समझा जाए? न सिर्फ हरियाणा के लिहाज से बल्कि कई राज्यों में जहां जहां पर बीजेपी की सीटें घटी हैं वहां पर मंत्री पद बढ़ाए गए हैं, तो इस रणनीति के पीछे क्या कुछ समझा जाए, क्या तिकड़म है? क्योंकि माना जाता है बीजेपी के बारे में कि इस तरह के फैसले लेते हैं जो अप्रत्याशित होते हैं। माना जा रहा था कि ऐसे राज्यों की प्रतिनिधित्व में थोड़ी कमी आएगी जहां सीटें घटी, लेकिन वहां पर बढ़ाए गए हैं उल्टा। देखिए कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां से पहले काफी मंत्री थे लेकिन वहां संख्या घटी भी है। राजस्थान की बात करें तो देखिए 4 मंत्री बनाए गए हैं। राजस्थान अगर बात करें तो काफी बड़ा राज्य है, लेकिन वहां कोई चुनाव अब इस समय नहीं है। और जो जिन लोग नेताओं को तवज्जो दी गई है राजस्थान के लिहाज से, तो वे पहले से भी कैबिनेट में उन्हें स्थान मिला हुआ था और कुछ चेहरे जो वहां थे पहले से वो हार भी गए हैं। उत्तर प्रदेश की बात करें वहां संख्या घटी है, हालांकि 11 मंत्री शामिल किए गए। और मध्य प्रदेश की बात करें तो ऐसे में कई राज्यों में इस प्रकार की स्थिति देखने को मिली। खासतौर पर मैंने जैसे पहले कहा हितेंद्र कि चुनावी राज्य जहां हैं, जहां 2024 में, 25 में, 26 में चुनाव होने हैं, तो वहां खासतौर पर फोकस रखा गया है। और केंद्रीय कैबिनेट में जो मंत्रालयों का जो जिम्मा दिया गया है वो भी इस लिहाज से देखा गया है कि किस किस राज्य में किस प्रकार से जो गतिविधियां कैसे चलाई जाएंगी और कहां उन्हें महत्व दिया जाएगा, तो उस लिहाज से भी महत्वपूर्ण है। और हरियाणा के साथ साथ देखिए और दिल्ली से एक ही मंत्री लिया गया, पहले भी एक ही था, मीनाक्षी लेखी हुआ करती थी, अब हर्ष मल्होत्रा आ गए हैं। तो ऐसे में और अगर हिमाचल प्रदेश की बात करें तो जेपी नड्डा पहले स्वास्थ्य मंत्री हुआ करते थे, इस बार भी स्वास्थ्य मंत्री का दायित्व मिला है। हालांकि बीच में मनसुख मंडाविया को दे दिया गया था स्वास्थ्य मंत्रालय, तो इस बार उन्हें जिम्मेदारी दी गई है। तो इस लिहाज से देखिए केंद्रीय कैबिनेट का जब गठन किया जाता है तो सहयोगियों को भी खुश करना है और साथ साथ अपने मंत्रालयों को भी मजबूती बिल्कुल सही कहा आपने कि सहयोगियों को भी खुश करना एक बड़ी चुनौती है। लेकिन अपराजिता भी हमारे साथ लगातार बनी हुई है। अपराजिता, सहयोगियों को क्या मिला है इस विभागों के बंटवारे के दौरान? मेरी आवाज मिल पा रही है अपराजिता? चलिए, अमित तिवारी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अमित, सहयोगियों की बात आपने की है कि सहयोगियों को भी खुश रखना एक चुनौती होता है ऐसी स्थिति में जब बीजेपी के पास अपने दम पर पूर्ण बहुमत नहीं है। सहयोगियों के बारे में पहले कहा जा रहा था कि टीडीपी और जेडीयू परेशान कर सकते हैं बीजेपी को, क्या ऐसा लग रहा है विभागों के बंटवारे के दौरान? क्या ऐसा दिखाई दे रहा है? जो बड़े विभाग बीजेपी के पास पहले थे वो सेम बीजेपी के पास दिखाई दे रहे हैं, लेकिन सहयोगियों को कौन से बड़े मंत्रालय मिले? देखिए हितेंद्र, वैसे मैंने लगातार जब 2 दिन से चर्चा हो रही है मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर, मैंने तब भी कहा था कि कैबिनेट की जो सुरक्षा को लेकर कैबिनेट समिति होती है सीसीएस, उसमें 4 मंत्रालय खासतौर पर शामिल होते हैं, विदेश और वित्त और साथ साथ रक्षा और गृह, और प्रधानमंत्री उस समिति के अध्यक्ष होते हैं। तो ऐसे में चारों ही महकमे जो है पहले से ही जिनके पास थे, यानी गृह मंत्रालय अमित शाह के पास, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह थे, वित्त मंत्रालय निर्मला सीतारमण के पास था और साथ साथ विदेश मंत्री एस जयशंकर प्रसाद थे। तो चारों ही विभाग जो है वो महत्वपूर्ण विभाग है, वो वापस से उन्हीं लोगों को दिए गए, उन्हीं नेताओं को दिए गए हैं। तो ऐसे में सीधा संदेश देने की कोशिश की गई है कि भारतीय जनता पार्टी जो सरकार चला रही है वो मजबूती के साथ चला रही है। सहयोगियों को विभाग तो दिए गए हैं, लेकिन देखिए जो बार्गेनिंग का एक सिस्टम रहता है, एक दबाव बनाने की रणनीति रहती है गठबंधन सरकारों में हमेशा। जब भी पिछली बार भी जब 2014 से पहले की बात करें, उस समय भी जब गठबंधन सरकारें बनती थी तो दबदबा रहता था गठबंधन सहयोगियों का। तो इस बार 240 की संख्या बल जो है वो भारतीय जनता पार्टी का आया है
और बाकी जो है देखिए उनके सहयोगी दल हैं। हालांकि अभी भी कई जगह से समाचार आ रहे हैं, झारखंड से आजसू उनका 2000 से चला आ रहा है, उनका गठबंधन सहयोगी, उनके एक सांसद जीते हुए हैं, उन्हें मंत्रिमंडल में नहीं लिया गया, तो उनकी ओर से भी दबाव डाला जा रहा है कि झारखंड में आजसू उनका गठबंधन सहयोगी है लेकिन उसे शामिल नहीं किया गया। प्रफुल्ल पटेल की ओर से बयान आया गया, एनसीपी अजीत गुट के हैं वे और उन्हें राज्य मंत्री बनाया जा रहा था, लेकिन वे कैबिनेट चल रही हैं, जिस तरह से नेता रूठ रहे हैं, उनको मनाने का कोई प्रयास अभी तक दिखाई नहीं दे रहा है। और क्योंकि 240 सीटें हैं ही, लेकिन अगर जेडीयू और टीडीपी टूट करके चले भी जाते हैं तो दूसरी तरफ सरकार बनती हुई दिखाई नहीं दे रही। क्या इस नंबर गेम को समझते हुए प्रेशर में नहीं आई बीजेपी? देखिए हितेंद्र, आपका सवाल बिल्कुल जायज है, लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी ने जिस प्रकार का मोदी मंत्रिमंडल का स्वरूप आया है सामने, हालांकि इसे भारतीय जनता भाजपा मंत्रिमंडल की बजाय एनडीए की सरकार बनी है और एनडीए का जो स्वरूप मंत्रिमंडल का आया है उसे देख के कहीं भी ऐसा नहीं लगता कि यह मजबूर मंत्रिमंडल है। यह मजबूत मंत्रिमंडल इसे कहा जाएगा, क्योंकि जैसे मंत्री पहले थे वैसे ही मंत्री अभी आए हैं और सीसीएस की मैंने जैसे बात की तो उसमें वही मंत्री शामिल हैं। तो एक तरह से संदेश सीधा है, भले ही सरकार जो है वो जेडीयू और टीडीपी और अन्य एलजेपी और जैसे इनके सहयोगियों के साथ मिलकर चल रही है, लेकिन मजबूत सरकार का संदेश, मजबूत मोदी का संदेश जो है वो इसके माध्यम से देने की कोशिश की गई है। जो प्रोफाइल जो मंत्रियों को दिए गए, विभाग दिए गए हैं, उनके जरिए सीधा संदेश है। भले ही कैबिनेट देखिए संख्या जो है पिछली बार की बजाय 2019 की बजाय अगर बात करें तो संख्या 23% ज्यादा बढ़ गई है, यानी 71-72 मंत्रियों का होना सीधा संदेश है कि मंत्रालय तो मंत्रियों की संख्या तो बढ़ गई है, लेकिन विभाग जो महत्वपूर्ण विभाग है वो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के पास है, भाजपा के पास है, सहयोगियों के पास नहीं है। तो ऐसे में मजबूत सरकार का संदेश, एक और बात यहाँ पर महत्वपूर्ण हो जाती है अमित, जिस तरह से जो विशेष रूप से हम बात कर रहे हैं टीडीपी और जेडीयू की, जिस तरह से वो लगातार पाला बदलते रहे हैं, कभी एनडीए में इन होते हैं, कभी आउट हो जाते हैं, कभी फिर इन होते हैं, कभी फिर आउट हो जाते हैं, क्या यही वजह है कि उनको बड़ा मंत्रालय नहीं दिया गया है कि वो बीच में कभी भी पाला बदल सकते हैं? देखिए गठबंधन जब बनता है तो ऐसे सहयोगी और उनके ऊपर आश्रित होकर कोई सरकार आती है तो निश्चित रूप से जो सहयोगी दल होते हैं, और खासतौर पर टीडीपी और जेडीयू का तो यह इतिहास है, और नीतीश कुमार को तो जेडीयू के नेता हैं और मुख्यमंत्री बिहार के, उन्हें पलटू कुमार की संज्ञा दी जाती है, वे कब पलट जाएं उसका पता ही नहीं लगता। तो ऐसे में पिछले दिनों भी हमने देखा कि किस प्रकार से बिहार में एकाएक आईएनडीए गठबंधन बना और उसके कर्ता धर्ता मुख्य रूप से नीतीश कुमार थे, और एकाएक वे पाला बदलकर एनडीए की सरकार उन्होंने बना ली और आरजेडी से नाता तोड़ लिया, पलटू कुमार के रूप में उन्हें पहचाना जाता है। तो ऐसे में ऐसे नेता दबाव डालते हैं निश्चित रूप से, लेकिन इस बार के लिए देखिए अब मोदी सरकार में वो आगे आगे क्या रुख रखेंगे ये देखने वाली बात है। आज तो जो मंत्रालय जो बांटे गए हैं उसके हिसाब से लगता है कि अभी तक सब कुछ ठीक ठाक है, कहीं नाराजगी इक्का दुक्का लोगों की है तो उन्हें निश्चित रूप से मनाया जाएगा, चाहे वो आजसू झारखंड का गठबंधन सहयोगी है, उसके 3 विधायक हैं, झारखंड में भी चुनाव होना है, उस लिहाज से भी वो महत्वपूर्ण है उनका गठबंधन सहयोगी, तो उसका भी 3 विधायक है और 1 सांसद उनका चुनकर आया है। तो वो देखने वाली बात है उनको कैसे जो उनको सम्मान दिया जाएगा। और साथ साथ प्रफुल्ल पटेल जैसे निराशा जता रहे थे, और जेडीयू क्या अपने 2 मंत्रियों से उन्हें लल्लन सिंह उनके मंत्री बने हैं, और साथ साथ जो ठाकुर को राज्य मंत्री बनाया गया है, क्या वे उससे संतुष्ट है, अपने विभागों से संतुष्ट रहेंगे? क्योंकि मैंने देखा है कि जब जब गठबंधन सरकारें बनी है तो खासतौर पर जो बिहार के जो गठबंधन में प्रमुख सहयोगी होते हैं उनका जो एक तरह से उनका दबदबा वे रेल मंत्रालय पर रखते हैं, उनकी नजर जो है वो रेल मंत्रालय पर रहती है। नीतीश कुमार खुद रेल मंत्री लंबे समय तक रहे, लालू यादव रेल मंत्री रहे, तो इस बार भी उनका एक चाहत थी उनकी कि रेल मंत्री उनको मिले, लेकिन अश्विनी वैष्णव पर ही जिम्मेवारी दोबारा रेल मंत्री की डाली गई है और साथ साथ उन्हें सूचना प्रसारण मंत्रालय का भी कार्यभार सौंपा गया है। तो ऐसे में मैंने जैसे पहले कहा कि मजबूत जो है वो संदेश देने की कोशिश की गई है कि भले ही वैसाखियों पर है, भले ही सहयोगियों के सहारे एनडीए सरकार चल रही है, भाजपा सरकार चलेगी, लेकिन वे अपनी मन मर्जी नहीं चला पाएंगे, उनका दबाव नहीं माना जाएगा। जी हितेंद्र, चलिए बहुत शुक्रिया, तमाम महत्वपूर्ण जानकारी आपने दी है अमित। और मोदी कैबिनेट में विभागों का बंटवारा मंत्रियों को कर दिया गया है, महत्वपूर्ण मंत्रालयों पर बीजेपी का ही कब्जा जो है वो बना हुआ है।
और जो मंत्रालयों की तस्वीरों की अगर बात करें तो मोदी कैबिनेट में मंत्रालयों का ये बंटवारा हुआ है और पिछली बार की तरह ही जिस तरह से जो महत्वपूर्ण मंत्रालय थे, चाहे वो रक्षा मंत्रालय की बात करें, गृह मंत्रालय की बात करें, वित्त या रेल मंत्रालय की बात करें, ये तमाम महत्वपूर्ण जो मंत्रालय हैं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के पास ही रहने वाले हैं। इस खास बुलेटिन में फिलहाल बस इतना ही। आप देखते रहिए हरियाणा न्यूज।